मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के 100 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं के फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दोस्त दिया गया है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कि यही एक सवाल दो बार आपसे पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में जाकर मिल जाती है। नदियाँ जब भी नाम और रूप को छोड़कर मिलती है तो कहाँ मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब समुद्र में ये नहीं मालूम चलेगा कि ये गंगा नदी है कि यमुना नदी है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी है कि ये कौन नील नदी है, कोई नहीं। बस नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, समुद्र समुद्र होता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। ये जो सवाल है 3 बार आपसे पेपर में पूछा गया, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि बिहार बोर्ड के द्वारा कितनी बार एक ही सवाल पूछा गया और कैसे कैसे सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी जो हम लोग का पटना शहर है उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र महानगर था। अगला सवाल है कि हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है। हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है, तो सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी नदी है। अगला सवाल है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई। रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या सब जब भोजन कर रहे थे। तो अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए रात में जब सब सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। रात में आप लोग ऑप्शन मत मार दीजिएगा, जब सब सो रहे थे उसी समय अलसशाला में आग लगाया गया। अगला सवाल है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया ताकि उनका पुत्र जो अर्जुन है वह युद्ध को जीत सके, इसीलिए कर्ण से छल किया इंद्र के द्वारा। यानी कि इंद्र ने कर्ण से छल अर्जुन की सहायता करने के लिए किया था और उनसे ब्राह्मण के भेष में आकर उन कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा है, लेकिन किसने कहा है, तो दांडी के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है विशाल नेत्रों वाली कौन है। तो विशाल नेत्रों वाली कौन है, सीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है किसकी विजय नहीं होती है। कभी भी जो सत्य के राह पे चलता है उसकी कभी विजय नहीं होती है। उसको लगेगा कि शुरू में हमारा जीत हो रहा है लेकिन उसका कभी जीत नहीं होगा, यानी कि असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। अगला सवाल है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पटना नगर की नगर पालिका देवी कौन है। ये 4 बार आपसे पेपर में पूछा गया है। तो पटना नगर की पालिका देवी का नाम है पटन देवी। पटन देवी ही पटना नगर की पालिका देवी है। अगला सवाल है स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद जी के गुरु जी का नाम बिरजानंद था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये भी याद रखिएगा स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला सवाल है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विग्रह अह्योयम अकिष्टिकर किनके द्वारा सोचा गया। तो विग्रह अयम अकिष्टिकर यह मूल शंकर के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सोचा गया था। अगला सवाल है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में भारत देश के महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वो आपके संस्कारों से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करते हैं? कोई भी मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, विवाह वाला संस्कार हो जाता है, वैसे ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, मनुष्य विवाह संस्कार के साथ ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अगला सवाल है, रूप की रक्षा किससे होती है? आपके रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृजिया से होती है। मृजिया का अर्थ होता है उबटन। रूप की रक्षा उबटन से होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको 3 बटन नहीं पढ़ना है, उबटन पढ़ना है। अगला सवाल है, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के भिखनटोला गांव में हुआ था। अगला सवाल है कि करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में राम प्रवेश राम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये जो लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर संख्या 14 शस्त्रकारा, इसको बहुत सारे छात्र छोड़ के आ जाते हैं, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसको जरूर से जरूर पढ़िए, क्या क्योंकि यहाँ से हर एक साल आपको 1 से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, कृषि विज्ञान के जो आचार्य है उनका नाम है पराशर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी मार के मत आ जाइएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर किया गया है। तो नदियाँ नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला सवाल है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जी जो है मंदाकिनी की शोभा अपने पत्नी सीता जी को दिखा रहे हैं। अगला सवाल है, राम ने विशालाक्षी किसको कहा है? तो राम जी ने विशालाक्षी यानी कि विशाल नेत्रों वाले किसको कहा है? तो सीता को कहा है। अगला सवाल है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? बढ़िया सवाल है, 5 बार आपसे पेपर में पूछा गया है। कर्णभार रूपक रचनाकार कौन है? तो महाकवि जो भास जी हैं, भास जी के द्वारा कर्णभार रूपक की रचना किया गया है। अगला सवाल है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो लौकिक संस्कृत साहित्यों की कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे दांडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया है। अगला सवाल है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं यानी कि आपके मुंह पर बड़ाई करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, सुलभ हो जाते हैं। अगला सवाल है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो चरक और सुश्रुत के द्वारा आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन दिया गया। अगला सवाल है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है बराहमिहिर। देखिए 2025 में प्रथम शिफ्ट में भी और द्वितीय शिफ्ट दोनों में पूछा गया है। तो बृहद संहिता के रचनाकार बराहमिहिर जी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्यार्गपति कथा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल यह किसकी उक्ति है? तो अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल पहला व्यक्ति के द्वारा कहा गया। अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसा हाला हो रहा है, ये पहला व्यक्ति के द्वारा बोला गया। दूसरा अगला सवाल दिया है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में दिया गया है? तो अशांति के निवारण का उपाय विश्व शांति पाठ में दिया गया है। अगला सवाल है, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? तो अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका टोटल 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम के द्वारा सांख्य दर्शन की रचना किया गया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और देखिए अगला सवाल दिया गया है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो कर्मकांड जो ग्रंथ है वह कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समावर्तन संस्कार बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मचारी से आप लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। अगला सवाल दिया गया है कि
पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, उत्तम शांति क्या है? सबसे बढ़िया उत्तम शांति क्या है? तो किसी को माफ़ कर देना ही, किसी को क्षमा कर देना ही उत्तम शांति का मार्ग होता है। अगला सवाल दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया गया था। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं, कितने मंत्र हैं? तो इसमें टोटल 5 मंत्र है। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा का बाघ कैसा था? तो व्यार्गपति कथा का जो बाघ था वो बूढ़ा हो गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? देखिए 2, 4, 6 बार आपसे पेपर में पूछा गया है। यानी कि जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका जो पाठ है यह विदुर नीति से संकलित है। अगला सवाल है, प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक का नाम गौतम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना जो शब्द है यह पतनम शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पाटलिपुत्र जो है यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल टोटल 10 पद्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कथम मारात्मक है तो वही विश्वासम, तुम जैसे हिंसक जानवर पर मैं विश्वास कैसे करूं, यह किसके द्वारा कहा गया है? तुम जैसे हिंसक जानवर पर, मारने वाले जानवर पर मैं विश्वास कैसे करूं, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो पथिक के द्वारा कहा गया है। यह भी 3 बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि दान किसे देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? धनी को ना, बूढ़े को ना, लाचार को ना, जो दरिद्र है उसी को दान शोभा देता है, दान करना चाहिए। अगला सवाल है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। अंग देश का राजा कौन था? कर्ण था। अगला सवाल है, भारतीय जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। यानी कि इंद्रलोक से भी बढ़िया व्यवस्था कहाँ के है, बढ़िया स्थान कौन है? तो पाटलिपुत्र नगर है। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र पटना में है। अगला सवाल है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो जो मंदाकिनी नदी है यह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला सवाल है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास जी के द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। यह भी आपसे 2018 के सेकेंड शिफ्ट में और 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया सवाल है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश बच्चों की कहानी उसमें दिया गया है, यानी कि बाल कथा उसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो सवाल है सेकेंड शिफ्ट में 3 बार पूछा गया, तीनों सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया है, प्रथम शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। यानी कि हितोपदेश जो ग्रंथ है यह बाल कथा ग्रंथ है। अगला सवाल है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसके द्वारा कहा गया? तो पटना में हमेशा आग, युद्ध, बाढ़ भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था कि पटना में हमेशा युद्ध होगा, आग लगेगा, बाढ़ का भय रहेगा। अगला सवाल है, भवंत महो नमस्कार कहो, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, यह किसके द्वारा कहा गया? तो भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ यह कर्ण के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो जो वीरेश्वर था वो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है?
किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वेष करने से, जलन से, द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। अगला सवाल है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यानी कि जनक की सभा में शास्त्र के में कुशल कौन थी? तो जो गार्गी थी जनक की सभा में शास्त्र में माहिर थी। अगला सवाल है वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? तो वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं वह नित्य होते हैं। ये आपकी किताब में दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो वहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी जो महोत्सव है यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला सवाल है भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी थी वो मात्र 1 कोस की दूरी पर थी। अगला सवाल है 19वीं सदी के समाज सुधारक में से प्रमुख कौन थे? तो 19वीं सदी के समाज सुधारक में प्रमुख स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला सवाल है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद्य है यह विष्णु पुराण से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है जटाजिनधरा ऋषि अवगाहनते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। यानी कि आपको भरना है कि जटाओं के द्वारा किस नदी में ऋषियों जटा जो लगाए हैं ऋषि लोग हैं उनको वे लोग किस नदी में खड़ा होकर आवाहन करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में खड़ा होकर आवाहन करते हैं। अगला सवाल है महापंख पतितो अस्ति, लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? लगता है कि तुम कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा बाघ के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जी का जो परिवार था वो भगवान शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर जी के द्वारा कौन सी प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखा गया था? तो काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं उनका नाम है राजशेखर। अगला सवाल है पुंसवनम संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुंसवनम संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज नामक संस्था की जो स्थापना है यह 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का चर्चा किया है? सवाल में ही इसका आंसर छिपा है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किसका चर्चा किया जाएगा? मंदाकिनी ही नदी का चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णन पाठ से वाल्मीकि रामायण से। अगला सवाल है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अगला सवाल है अणु अणर्याम महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है? तो अणु अणर्याम महतो महियान यह कठोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। अगला सवाल है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णन पाठ में किया गया है। अगला सवाल है व्यार्गपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्यार्गपति कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था? तो गुप्त शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था और यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर बनी रही? तो काल चक्र के कारण 1000 वर्षों तक पटना की स्थिति जर्जर बनी रही। अगला सवाल है किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो किसके बिना? क्रिया के बिना जो ज्ञान है भार के समान है, बोझ लगने लगता है। अगला सवाल दिया गया है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो जो इंद्र है इंद्र को शक्र के भी नाम से जाना जाता है। इंद्र जो है शक्र के रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में आया था? तो साधु के भेष में आया था, ना ब्राह्मण के भेष में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष आया। अगला सवाल है, जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में सारस और फूल तैर रहे हैं। अगला सवाल है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो जो मंदाकिनी नदी है यह प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। अगला सवाल है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण इंद्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण इंद्र को चौथी बार सोना देना चाहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ने छामी किसने बार बार कहा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो इंद्र के द्वारा बार बार कहा जा रहा था ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ने छामी बार बार ये कौन कह रहा था? इंद्र कह रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में आग, अलसशाला के जो कर्मचारी लोग थे उसी ने आग लगाई थी। क्यों आग लगाई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में जब सब सो रहे थे तो आग लगाई गई थी। अगला सवाल है, अरे वचाला कति वचनानि वकंतु क शक्नुतम? अरे बच्चा बच्चा बोलने वाला, कितना तुम लोग बोलते हो? यह किसकी उक्ति है? इसका चौथे का लास्ट वाला का, क्योंकि 4 लोग थे सोए थे और उसी में से चौथा लास्ट में बोला कि अरे वचाला कितना तुम लोग बक बक करते हो, चुपचाप सो जाओ। अगला सवाल है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता के विनाश का भय विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। अगला सवाल है, मथुरा विजयम किनकी रचना है? तो मथुरा विजयम जो है यह गंगा देवी की रचना है। अगला सवाल है, जनकस्य सभायाम शस्त्रार्थ कुशला का? जनक के सभा का शास्त्र कुशला कौन है? तो जनक के सभा का शास्त्रार्थ कुशला कौन है? गार्गी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? यानी कि 2 देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। और ये हम लोग का टोटल आज का सही सवाल था और इन सभी सही सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।